हाँ जी बेटा जी, क्या हाल चाल आप सबका। तो सर इनकम टैक्स को आगे बढ़ाते हैं आरटीपी के जरिए। तो पहला जो हमारा केस सिनेरियो था उस पे इन्होंने तकरीबन 5 क्वेश्चन बना लिए थे, आपको याद होगा, प्रेजम्पटिव टैक्स ऑडिट इस पे वो हमारे हो चुके हैं। जो 6वां सवाल है वो आज होने जा रहा। टाइम रहा तो अगला भी देखेंगे भाई। तो अभी जो 6th क्वेश्चन है अच्छे कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, और ये वो टॉपिक है जो पेपर में काफ़ी आता है, रेजिडेंशियल स्टेटस, आपको पता। तो वैसे तो आप सबको इसमें काफ़ी क्लैरिटी होती है, बट फिर भी रिक्वेस्ट ये है कि इसको अच्छी तरह से एक बार एनालाइज कर लें। अच्छा समय। मिसेस सारिका, इंडियन सिटीजन, is in employment with an overseas company located in UAE. She is not liable to tax in UAE. तो अब आपके दिमाग में 6(1)(a) चलना शुरू हो जाएगा कि भाई इंडियन सिटीजन है, ऐसी जगह पे रहती है जहाँ टैक्स नहीं है इसका, तो इसे मैं डीम्ड रेजिडेंट बना लूँ। कोई नहीं बेटा, बना लियो, रुक जा पहले। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 23-24 शी केम टू इंडिया फॉर 121 दिन। 23-24 में या 121 दिन के लिए थी। शी वॉज इन इंडिया फॉर 50 डे, 100 डे, 76 डे, 145 डे इन पिछले 4 साल। सर ऐड कर लो इसको पहले ही, कि क्या हिसाब किताब है। 50, 100, 76, 145, 371 डेज बन रहे हैं जी पिछले 4 साल के। अब 4 साल पिछले चेक कर लो अच्छे से। अभी 23-24 प्रीवियस ईयर है, तो 22-23, 21-22, फिर उसके बाद जी 20-21 थे, 19-20 आपके नॉर्मल वे में दिए हुए हैं। और एनुअल इनकम फॉर द प्रीवियस ईयर इज एज अंडर। सैलरी एक्रू और राइजन इन यूएई 15 लाख। इनकम एक्रूड और राइज इन इंडिया 2 लाख। इनकम डीम टू एक्रू और राइज इन इंडिया 7 लाख। फिर इनकम अराइजिंग एंड रिसीव्ड इन यूएई फ्रॉम अ बिजनेस सेटअप इन इंडिया। ध्यान रखें, ये वाली इनकम को इंडियन माना जाता है जब वो 15 लाख चेक करना होता है। बाकी जी LIC प्रीमियम पेड बाय चेक भी है। और आगे लिख दिया गया शी हैज ऑप्टेड आउट ऑफ द डिफॉल्ट। तो भाई 80C के बेनिफिट तो मिल जाएंगे अगर ऑप्ट आउट कर रखा है। कहता है इस सारे से आप ये पता करके दें कि भाई जो ये हमारी सारिका है, इसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या बनता है असेसमेंट ईयर 24-25 का। तो बेटा ये ध्यान दें आप, इनकम अगर ओदी इंडियन इनकम एक बार एनालाइज कर लें। इंडियन इनकम में ये चीज़ आनी है, ये सारा यहाँ तक। 1 लाख की चलो मैं डिडक्शन कर देता हूँ, तो 14 - 1 करके 13 होगा। अब ये 15 लाख से ज़्यादा तो नहीं है। तो वो जो 120 वाली कंडीशन आप लगाते होते हो, वो तो यहाँ 121 डेज तो दे रही है, पर वो कंडीशन लगती तब थी जब इंडियन इनकम 15 लाख से ज़्यादा हो। बाकी आप चेक करो आईसीआई ने क्या किया। आईसीआई ने बोला कि देखो जी, आप यहाँ 121 डेज के लिए हैं, इंडियन सिटीजन है, रहते यूएई में हैं, तो अभी आप विजिट विजिट के लिए आ रहे हैं, तो आप पे हम 182 तो नहीं लगाएंगे, पर आपके ऊपर सॉरी 60 डेज तो नहीं लगाएंगे, ये कहना चाहिए था। 182 तो खैर सबके लिए होता। अब 60 डेज तो इन पे नहीं लगती, पर इनके लिए ना 120 वाली नहीं बनी है। तो इन्होंने यहाँ दिखाया जी 121 डेज, हर स्टे इन इंडिया 375 पिछले 4 साल। तो भाई ये ऐसा ना सोचें कि अब ये रेजिडेंट लिख दिया है, अभी इसकी वो इनकम भी चेक होनी है। देखो क्या लिखा। सारिका इंडियन सिटीजन, टोटल इनकम अदर देन द इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स, मतलब कि इंडियन इनकम। याद रखें इंडियन इनकम में ये चीज काउंट होती है 15 लाख चेक करते वक्त। कहता भाई साहब ये तो 15 लाख से ज्यादा नहीं है, तो शी वुड बी अ रेजिडेंट इन इंडिया ओनली अगर उसका स्टे 182 होता। सिंस ही शी हैज स्टेड फॉर 121 डेज इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, शी इज नॉन रेजिडेंट फॉर AY 24-25। कहता है इसे तो हम नॉन रेजिडेंट मानेंगे। फिर कहता है जी हर टोटल इनकम ड्यूरिंग दी 23-24 विल बी एज अंडर। अब 23-24 में जो इनकम निकाली जा रही है वो आपके सामने है। देखिए आपको बहुत ध्यान से ये समझना होगा कि इनकम 15 लाख से ज्यादा नहीं है, तो अगर बाई चांस आप में से कोई डीम्ड रेजिडेंट भी सोच रहा है, भाई साहब ना सोचो, 15 लाख से ज्यादा होना चाहिए था, वो नहीं है। ठीक है। अब इसे आप इस वक्त के लिए नॉन रेजिडेंट कहें। नॉन रेजिडेंट के हिसाब से 2 लाख ठीक है। इनकम ड्यू टू क्रू और राइज इन इंडिया भी ठीक है, वो नहीं आ सकता। कंट्रोल सेटअप अगर इंडिया में हो पर इनकम बाहर क्रू और राइज हो, टैक्स तब होता है अगर आप R+OR हैं या R+NOR हैं। तो भैया ये 8 लाख की इनकम ही टैक्स होगी। किसी को बाई चांस कंफ्यूजन है कि सर आपने डीम्ड रेजिडेंट नहीं लगाया यहाँ पे, ओ भैया 15 लाख से ज्यादा नहीं है ये। अगर 15 लाख से ज्यादा होता तो बिना डीम्ड रेजिडेंट लगाए ही मेरा R+NOR आ गया था। अब देख फिर अगली बार क्या होता। What would be your answer if the income arising and received in UAE from business setup in India is 10 instead of 5?
हम्म 10 लाख 5 के बजाय। ओ भाई साहब, ये 10 लाख हो गया ना, तो समझो आपकी 15 लाख से ऊपर कमाई होगी। देखो सेकंड पार्ट फिर। कहता है अगर इनकम यहाँ 10 लाख हो जाए तो भैया फिर ये 18 लाख हो जाएगा। अब सारिका जो एक इंडियन सिटीजन है, यदि इनकम 15 लाख से ज़्यादा है और ये 120 या उससे ज़्यादा दिनों के लिए यहाँ है, पिछले 4 सालों का स्टे हमने देख लिया था कि 365 से ज़्यादा है, तो भाई साहब यहाँ पे ये रेजिडेंट बनने वाली है। शी हैज स्टेड इन इंडिया फॉर 121 डेज, लास्ट 4 ईयर 371 डेज। याद रखें, इस नई कंडीशन के जरिए जब रेजिडेंट बनता है तो द ऑर्डनरी नॉट ऑर्डनरी नहीं होता, वो हमेशा नॉट ऑर्डनरी ही कहलाता है। चेकिंग नहीं होगी भाई, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डनरी। अब आर प्लस एन ओ आर निकलेगा, मतलब आप तो भाई साहब अब इनकम कितनी निकालोगे? सर अब ये वाली इनकम भी टैक्स होगी, ये वाली इनकम भी टैक्स होगी। तो मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ बेटा, ये जो बना हुआ था ना पहले वाला, यहाँ 10 लाख कर दो, नीचे 5 लाख बढ़ जाएंगे, 18 लाख रुपए की आपकी इनकम निकल आनी है। ये देखें सर, 18 लाख रुपए की इनकम आ गई है। अगेन हमें डीम्ड रेजिडेंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि 15 लाख से ज्यादा इनकम थी, हमारा सेक्शन 6 में ही काम बन रहा। अगला केस कहते हैं इन कंटिन्यूशन टू द पॉइंट 2 व्हाट वुड बी योर आंसर अगर हम पॉइंट 2 में इनकम ऊपर है 10 लाख से ज्यादा, 15 लाख से ज्यादा। पर कहता है अगर हम ये कह दें कि ये तो 45 डेज के लिए आई है इंस्टेड ऑफ 145। कौन से ईयर में? सर ये 145 वाला। सर यहाँ 45 करोगे तो 100 दिन माइनस हो जाएंगे भाई, तो पिछले 4 साल के 365 नहीं रहेंगे। कंडीशन कैसे पूरी होगी? कोई बात नहीं, फिर हम डीम्ड रेजिडेंट की तरफ ट्राई करेंगे भाई। देखो, कहता है अगर सारिका 22-23 में 45 दिन के लिए आए इंस्टेड ऑफ 145, शी वुड नॉट बी रेजिडेंट इन इंडिया एज पर 6(1), क्योंकि उसका स्टे हो गया लेस देन 365। एग्रीड? 120 डेज और मोर ड्यूरिंग द रेलेवेंट ईयर, लास्ट 4 ईयर्स का एग्रीगेट शुड बी 365, इनकम शुड बी 15 लाख से ज्यादा। 15 लाख से ज्यादा इनकम भी है, 121 दिन भी है, पर पिछले 4 साल में 365 नहीं है, तो यहां तो ये रेजिडेंट नहीं बन पा रही। चलो फिर आओ, अब ओवरराइडिंग सेक्शन लेके आते हैं। सिंस शी इज एन इंडियन सिटीजन हैविंग ए इनकम 18 लाख, थ्रेशोल्ड 15 लाख का ब्रीच हो चुका है, नोट लाइबल टू टैक्स इन यूएई। ले आ बेटा, ले आ फिर, डीम्ड रेजिडेंट बना दे, 6(1) लगा के डीम्ड रेजिडेंट बना। सर पहले हमेशा सेक्शन 6 ही लगाना है, क्योंकि उसमें अगर भाई कोई बंदा कवर हो रहा है, बहुत ज्यादा आगे बेचारा ऑर्डिनरी भी बन सके, इधर सीधा नहीं आना है, तो पहले 6 ही लगाना था, वो फेल हो गया तो 6(1) लगाया। अब डीम्ड रेजिडेंट इज ऑलवेज ए रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी, तो आर प्लस एन ओ आर की इनकम पिछले पार्ट में निकाली तो है, 18 लाख की इनकम आपकी फिर से आ जानी है। आसान सवाल है यार, अब इसमें ये कोई ज्यादा रोने रोने वाली बातें नहीं, मैं पहले बता दूं, ये आना चाहिए। मैं तो कहता हूँ एक और देख लो यार, सैलरी सुलरी वाला भी देख लें। Mr. Anshul, a salaried employee in a private company furnishes you the following info. बेसिक सैलरी 75,000 रुपये पर मंथ है बेटा। 1 दिसंबर 23 से बेसिक सैलरी 85 हो जाएगी। ले भाई नीचे कोई फर्स्ट डे और मंथ को ड्यू ड्यू होता है, ऐसा तो नहीं लिख रखा? सर ये शिफ्टेड आउट ऑफ द डिफॉल्ट है, इतना जरूर लिखा। चल भाई, फर्स्ट डे का तो नहीं लिखा, तो अब लगा दे भाई यहाँ से हिसाब बेसिक सैलरी का। 4 महीने नए वाले डाल दो, 8 पुराने डाल दो, तो पहले तो बेसिक ही चेक करो, साथ साथ चेक करी चलो बेटा। ज्यादा टाइम ना लिखने करने का आपके पास है ना हमारे पास है, समझाने के लिए पूरा टाइम है। 9,40,000 रुपये आ गए। अगला पॉइंट देखो जी, डीए 50% ऑफ बेसिक, 40% ऑफ डीए एंटर होता है, तो पहले तो 50% कर दे, एंटर उंटर बाद में होता रहेगा। पूरी बेसिक का चक्के 50% कर दिया, डीए इज अ फुली टैक्सेबल अलाउंस वेदर इट एंटर्स और नॉट, ये बात आपको सबको पता है। इंटरटेनमेंट अलाउंस है जी, प्राइवेट सेक्टर इंप्लॉई है, पूरा इंटरटेनमेंट अलाउंस फुली टैक्सेबल है, तो हम इंटरटेनमेंट अलाउंस को यहाँ देख पा रहे हैं, 10,000 दिया हुआ, 10,000 ये भी आ गया है। तो इसके बाद जी आपका जो फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट लिख के आ रहा है कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, 18% ऑफ बेसिक पे है बेटा, एम्प्लॉय सेम अमाउंट कॉन्ट्री कर रहा है। सर अब ये हो गया जी 12% ऑफ सैलरी से ज्यादा। तो पहले तो आपने बेसिक पे का 18% करके एक्चुअल कॉन्ट्री यहाँ रख लिया। अब जब 12% होना है, वो होना है डेफिनेशन वाली सैलरी का, बेसिक प्लस डीए विच एंटर, तो उसको हम यहाँ थोड़ा बना लें। बेसिक तो ये आ गई, डीए विच एंटर, ये 470 का जो डीए है भाई, इसका इसने बोला था कि 40% एंटर करता है भाई, एंटर करने वाला पोर्शन मैंने यहाँ लिख दिया। अब एक बात और याद आनी चाहिए,
सर कमीशन एज ए परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। सर देख लो, देखो क्वेश्चन में ऐसे रिलैक्स होना ठीक नहीं होता, आगे थोड़ा घुमा लो। कमीशन कमीशन यहाँ दिख नहीं रही है, तो भाई इसका मतलब सैलरी की डेफिनेशन यहाँ पूरी होती दिखती है। तो 940 इसमें ऐड हो गए, 1128 हुआ। 1128 पे किया गया 12%, ये आ गया। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन वाकई काफ़ी ज़्यादा है। अगला पॉइंट देखने जा रहे हैं। अगले पॉइंट में लिख के आता है जी, प्रोफेशनल टैक्स पेड 2200 रुपये, जिसमें से 1800 पेड बाय एम्प्लॉयर। 1800 जो एम्प्लॉयर ने पे किया पहले, वो ऐड भी होना चाहिए, तो इसके लिए आपको थोड़ा आगे जाना पड़ेगा। ये रहा जी पर्क। ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय मेट बाय एम्प्लॉयर, ठीक है भाई। बाकी डिडक्शन पूरी मिल जानी है, ये भी याद रखना। HRA 16,000 रुपये पर मंथ है, 17,000 रुपये अकोमोडेशन इन मेरिट ये किराया दे रहा है। तो बेटा HRA को सॉल्व कर लेते हैं। नीचे उन्होंने लिख ही रखा है कि ऑप्ट आउट हुआ हुआ 115 BAC में, तो ऑप्ट आउट कर रखा उन्होंने। तो अब आप HRA को देखें। HRA आपका जी, यहाँ से अमाउंट लें पहले एक बार दोबारा, ताकि आपको पूरा समझ आए। 16,000 रुपये पर मंथ है, तो 16 × 12 करके ये लिखा गया बेटा जी। अब मेरिट जेड़ा है वो उसमें आएगा 40% ऑफ सैलरी। सर सैलरी की डेफिनेशन सेम होती है RPF में और इसमें, क्योंकि भाई इसमें आपका होता है बेसिक प्लस DA चेंटर प्लस कमीशन ऑन टर्नओवर, तो ये 40% आ गया जी। फिर एक्चुअल HRA आ गया। फिर रेंट पेड माइनस 10% ऑफ दिस सैलरी। रेंट पेड देखें जी, रेंट पेड, रेंट 17,000 रुपये दिया गया बेटा। 17,000 इंटू 12 करके 2,04,000। अब इसमें से विच एवर लीस्ट की एग्जाम्पशन। अगेन सर अगर आपने सैलरी थोड़ी बहुत भी कर रखी है तो क्वेश्चन बहुत बेसिक है भाई। कन्वेंस अलाउंस 1500 है, इसमें ये होता था कि जितना ऑफिशियल पर्पस में यूज हो गया उतना एग्जाम्प्ट। ये कहते हैं जी ये तो मेरा जो खर्चा हुआ है ऑफिशियल उसी की रिम्बर्समेंट है, तो भैया इसमें कमाई तो कोई है ही नहीं। ऑफिस के लिए खर्चा किया वही रिम्बर्स हो गया, नथिंग इज टैक्सेबल। चलो अगला पॉइंट लो। अब कहता है 2 लाख रुपए का लोन ले रखा है एम्प्लॉयर से फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हिज ब्रदर फॉर ट्यूबरक्लोसिस ट्रीटमेंट, ठीक है भाई। इंटरेस्ट 5% है, एंटायर लोन आउटस्टैंडिंग है। नो मेडिकल इंश्योरेंस हैज बीन टेकन फॉर हिज ब्रदर। SBI रेट देखो 11%, एम्प्लॉयर रेट देखो 5%। भाई उसमें अब आपने ये देखना है कि लोन इज फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, तो उस पर एक कहानी होती थी बेटा, वो आपको यहाँ जरूर लिखी हुई मिलनी चाहिए। कहता है ये कोई पर्क नहीं है, सिंस लोन इज टेकन फॉर ए मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ हिज ब्रदर, ठीक है ना भाई। स्पेसिफाइड डिजीज होता है तो उसमें हम ये मान के चलते हैं कि स्पेसिफाइड डिजीज ही रहेगा, तो पर्क नहीं है। अदरवाइज कंडीशनें पूरी हो गई थी कि भी SBI से सस्ता मिला हुआ टैक्स हो जाना था, बट मेडिकल ट्रीटमेंट वाली बात याद आती है। Free education was provided to his sister of Mr. Anshul in a school maintained and owned by company. Cost of education 900 रुपये। देखो भाई 900 रुपये कॉस्ट ऑफ एजुकेशन है, और यहाँ जो ये एजुकेशन दी गई है वो आपकी सिस्टर को दी गई है भाई साहब। तो वो बच्चे आपके खुद के होते तो वो 1000 तक वो माफ हो जाता, बट यहाँ तो सिस्टर है भाई, तो 900 × 12 ये भी टैक्स कर दिया गया है। पुराने घिसे पिटे पॉइंट कह सकते हैं। LTC वाला पॉइंट पता नहीं ICAI ने कितनी बार चलाना है। तो यहाँ LTC दिया गया अंशुल अंशुल को, इस वाइफ और 3 बच्चे। अब क्या होगा, एक डॉटर है, उसके बाद 2 ट्विन हो जाएंगे। अब वैसे कहानी होती है कि इसमें भाई आपको 2 बच्चों की एग्जम्पशन मिलनी होती है, पर अगर एक चाइल्ड के बाद ट्विन्स हो जाएं तो फिर उन 3 बच्चों को 2 ही मानते हैं, मतलब वो एग्जम्पशन के लिए एलिजिबल होते हैं। कॉस्ट ऑफ द एयर टिकट इकोनॉमी क्लास रिम्बर्स्ड बाय द एम्प्लॉयर, इतनी इतनी। तो भाई ये भी आप अब चेक कर लें, पूरा का पूरा एग्जम्पशन की तरफ चल पड़ना है। 45,000 रुपये, पूरे 45 एग्जाम्प्ट, इकोनॉमी क्लास फेयर है, सारा आपने पढ़ रखा भाई। भाई कुछ खास क्वेश्चन में मिला नहीं सैलरी वाले, मैं सच्ची बताऊं पॉइंट सारे पुराने थे। तो प्रोफेशनल टैक्स की पूरी पूरी डिडक्शन है, चाहे आपने पे किया हो चाहे एम्प्लॉयर ने, बस पेमेंट जरूरी है जी 16/3 को। तो वहां आप देख लो जी 2200 रुपये पूरा पे हुआ और डिडक्शन मिल रही है। स्टैंडर्ड डिडक्शन 16(1)(a है, ICAI से रिक्वेस्ट है ऊपर लिखा करो पहले। तो ये आपकी जी टैक्सेबल सैलरी आ गई है। तो ज्यादा कोई कहानी नहीं है, बहुत ओके सा क्वेश्चन है। बाकी जी फिर अगली बार देखते हैं। डन है अभी के लिए, ओके जी।